हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के सामान्य विज्ञान का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग अब तक जिस तरह से बुक में दिया हुआ है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, उसी तरह से हम लोगों ने वीडियो बना रहे थे। अब तक ऊर्जा से पहले जितने सारे टॉपिक दिया हुआ था सारे बना चुके हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके वहां से देख सकते हो, क्योंकि कार्य और शक्ति भी करा चुका हूं और कार्य शक्ति ऊर्जा से कोरिलेटेड है। अगर आप वो दोनों चीज नहीं जानेंगे तो ऊर्जा भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि और यहीं से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल के प्रश्न पूछे जाते हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा से। तो आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा, आप जाके देखिए, वहां पर मैंने न्यूमेरिकल को भी बहुत अच्छे तरीके से और जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। और आप लोगों को मैं एक सजेस्ट भी करना चाहूंगा, ये अगर बुक कर लेते हो तो आपको 25 में 25 ग्रुप डी में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बुक में 7225 प्रश्न है जो अब तक रेलवे में पूछे हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी स्टेज 1, एलपी स्टेज 2, सारे का यहाँ पर इस बुक में इंक्लूड करके रखा है। और दोस्तों, रेलवे का एक खासियत है कि आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा के तो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस बुक को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो 20 और 25 के बीच में आपका नंबर रहेगा साइंस में। मैं आपको पूरा 100% कह सकता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ऊर्जा को। और ऊर्जा स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 235 से, यानी इससे पहले पावर हम लोग कर चुके हैं और पावर क्वेश्चन नंबर 234 तक था, हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। प्रश्न कहा है, यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं ये हमारा एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु में कार्य करने की जितना क्षमता होती है वह वस्तु का उतना ही एनर्जी होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ से यही समझे कि अगर कोई वस्तु जितना कार्य कर पाएगा उतना अमाउंट में ही उसके पास एनर्जी होगा, यानी जिसके पास जितना अमाउंट में एनर्जी होगा उतना ही अमाउंट में वो कार्य कर पाएगा। यही आपका सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ। उसका डेफिनेशन ये हुआ कि कार्य करने की दर आपका ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, ये एसआई यूनिट कार्य के बराबर होता है। कार्य के बराबर ऊर्जा होता है, इसीलिए कार्य का जो यूनिट है आपका ऊर्जा का भी वही यूनिट है, और ऊर्जा का होता है जूल। और यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसका कोई आपका दिशा नहीं होता है, इसीलिए एक अदिश राशि है। ये तीन चीज जान लिया। ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक तो पहला होता है दोस्त आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थितिज एनर्जी। ठीक है, स्थितिज एनर्जी। और ये किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न उस वस्तु का ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है। किसी वस्तु का गति के कारण उत्पन्न उस वस्तु द्वारा ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है। और कितना अमाउंट में एनर्जी को आपका ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो 1/2 mv² में आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए कि एक पिंड है, यानी एक वस्तु है, ठीक है, और यह वस्तु गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है यानी v वेलोसिटी पर है, और इस वस्तु का कुछ ना कुछ मास होगा। तो अगर कहें कि ये वस्तु का एनर्जी कितना उत्पन्न होगा, ये अगर ये है क्या है, मोशन में है यानी गतिशील अवस्था में है, तो सर बोलोगे कि 1/2 mv² में होगा। यानी अगर इस वस्तु का मास आपको पता है और उस वस्तु का वेलोसिटी पता है, तो आप बता सकते हो कि इस वस्तु द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हुआ है तो 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जाना। अब दूसरा चीज है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, और इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पीई। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ जमीन के ऊपर अगर कोई वस्तु जमीन के ऊपर है तो उसमें क्या कार्य करता है, मैंने बताया कार्य के चैप्टर में कि कितना mgh कार्य करता है। और किसी वस्तु में जितना कार्य करने की क्षमता होता है वही उसका ऊर्जा होता है। तो हमारा यहाँ जो ऊर्जा होगा ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। समझ गए। अगर कोई वस्तु जितना ऊपर उठाएगा, जितना हाइट पे जाएगा, उतना ही उस वस्तु में काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर वस्तु है
तो इस वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ ना कुछ होगा। अगर यही वस्तु का आप यहाँ पर लेके गए हो तो यहाँ पर जितना आपका स्थितिज एनर्जी था यहाँ उससे ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे? आपका पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है, और उस वस्तु का द्रव्यमान पे, और जी का मान तो बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड सभी जगह, है ना, पृथ्वी पर। और m का मान हो सकता है वस्तु जैसे होगा। अगर कोई वस्तु, एक ही वस्तु का आप ऊपर जितना ले जाओगे तो उसका किस पर डिपेंड करेगा? उसका ऊंचाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे लेके आओगे, जैसे जैसे नीचे लेके आओगे तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ठीक है। ये चीज आप जान लेना, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आपके प्रश्न में आएंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी वस्तु के स्थिति या फिर उस वस्तु के आपका आकृति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु की आकृति, है ना, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन या उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वही आपका कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के कुछ उदाहरण जो आपको पूछे जाते हैं, और मैं फोटो के साथ आपके साथ रखा हूं ताकि आपको विजुलाइज कर पाओ और समझ पाओ। देखिए, एक यहाँ पर एक धनुष रखा है ना, इस धनुष को खींचिए, इस धनुष का इस व्यक्ति खींच दिया, और खींचने के कारण इस वस्तु में जो धनुष है, धनुष में आकृति में परिवर्तन हुआ। और कोई वस्तु आकृति में अगर परिवर्तन हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया कि उस वस्तु में उत्पन्न करेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जैसे ही धनुष ने, इस व्यक्ति ने धनुष को, तीर को खींचा तो इसमें एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न हुआ, और वो ऊर्जा कितना है? mgh है। कितना है? mgh है, यानी आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही व्यक्ति ने इस स्ट्रिंग को छोड़ दिया, छोड़ देने के कारण ये क्या करेगा? तीर गति अवस्था में आ जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। अगर मैं आपको बताया कि कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है ना, गति करता है, तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। कौन सा ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पालन होता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी वस्तु का ऊर्जा नहीं विनाश होता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो गया। लेकिन यहाँ पर क्यों पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पर इस वस्तु के आकृति में, अब इस वस्तु के आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर कोई धनुष, खींचा हुआ धनुष में किस प्रकार का एनर्जी उत्पन्न होता है, तो आप क्या कहोगे? इस वस्तु में पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा। अब दूसरा एग्जांपल को देखो, यहाँ पर एक डैम है, डैम में वाटर है ना, ये चुपचाप खड़ा हुआ है ना, पूरा रखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर कोई तालाब हो या फिर कोई डैम हो, जहां पर भी क्या समुद्र हो, जहां पर स्टोर हो वाटर, अगर स्टोर करके रखा गया है, तो इस वाटर में क्या एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। ध्यान रखिएगा। यही अगर इस वाला को एग्जांपल को देखो, ये एक झरना से पानी निकल रहा है, और ये झरना से जब पानी निकल रहा है तो इस जल के अणु में गति आ जाता है ना। गति आता तभी ये होता है, देखिए गति में है, और जब कोई वस्तु गति में आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होता है। और जल में हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जल ऊपर से गिर रहा है और कोई वस्तु जमीन से ऊपर में रखा गया है, तो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर यहाँ पर है जल का अणु, यहाँ पर है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए क्योंकि जमीन के ऊपर है, और काइनेटिक एनर्जी इसीलिए क्योंकि इस वस्तु जल के अणु में गति आया है। तो ये दोनों ही है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे कोई वस्तु नीचे आता है उतना ही उसका वेलोसिटी में इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो दोनों ही एनर्जी है। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि गिरता हुआ झरना से जो जल गिर रहा है उसमें किस प्रकार की एनर्जी है, तो आप लोग क्या कहोगे? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही है, यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों ही है। आप देखिए इस रबड़ को देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर कहेगा कि खींचा हुआ रबड़ पे किस प्रकार की एनर्जी है, तो खींचा हुआ रबड़ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी स्थितिज ऊर्जा है। सब ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा आगे, जो पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्योंकि इसका क्या हुआ? परिवर्तित हुआ, क्या हुआ? आकृति में परिवर्तित हुआ,
और कोई वस्तु आकृति में परिवर्तित होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, यानी mgh होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा होता है। और जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे तो ये प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करेगा। तो क्यों आएगा, क्यों कार्य कर पाएगा? क्योंकि इसमें ऊर्जा है, और जितना ऊर्जा है उतना ही क्या करेगा, उतना ये कार्य कर पाएगा। तो ये प्रकार भी एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको देखिए, एक स्प्रिंग है ये, ठीक है, ये स्टैटिक अवस्था में, इसको या तो आप दबा दिए मशीन की अवस्था में, मशीन की तरह से, या तो आप में अगर क्षमता है तो आप इसको दबा दिए। दबा देने के कारण क्या होगा, इसका परिवर्तित हो जाएगा। तो आकार में परिवर्तित हुआ, आकृति में परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पर भी क्या एनर्जी उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न हुआ, पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न हुआ। और जैसे आप इसको छोड़ दोगे तो ये प्रारंभिक अवस्था में जाने की कोशिश करेगा, और जब ये जाएगा तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा से काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसको, या तो आप इसको खींच दो, जैसे ये वाला एग्जांपल आप देख रहे हो, इसको खींचो, है ना, तो एक खींच लेने के कारण क्या, उसका आकृति में परिवर्तित हुआ, जो स्टैटिक था पहले था, जिसके कारण ये क्या हुआ, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं ये भी पोटेंशियल एनर्जी आया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 235 पे है, यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर में है, जमीन से ऊपर में है, तो इस वस्तु में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ क्षण के बाद ये आपकी छोड़ दिए वहां से, तो यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, फिर ऐसे छोड़ोगे तो कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, फिर जैसे करोगे तो फिर यहाँ जमीन पर पहुंच जाएगा, ये वस्तु ये पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब है वस्तु तो ये गतिशील अवस्था में नहीं है, यहाँ पर रखा हुआ सोचिए, तो क्या होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। कोई वस्तु अगर गतिशील में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। ये तो है, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी जितना अमाउंट में है, जितना अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी है इस वस्तु में, उतना यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, दोनों को स्थिर अवस्था में रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप नीचे आओगे, मैंने आपको बताया जैसे आप नीचे आओगे तो हाइट घटेगा, तो हाइट जैसे घटेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ये जितना अमाउंट में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये वस्तु गति में आ जाएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या, काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv²। तो जितना अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब वस्तु नीचे गिरती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। तो फिर आप नीचे जैसे आओगे तो फिर जितना पोटेंशियल एनर्जी था तो ये घटेगा, है ना, घटेगा, और उतना ही अमाउंट, जितना अमाउंट में घटेगा उतना ही अमाउंट में इस यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा। तो दोनों ही जगह देखिए, यहाँ पर भी स्थिर रह रहा, यहाँ पर भी स्थिर हो रहा, यानी दोनों का कोई परिवर्तित नहीं, स्थित हो रहा। जितना अमाउंट में एनर्जी इंक्रीज कर रहा है उतना डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती हो, यानी अगर उसमें कोई प्रतिरोध ना हो, है ना, कोई प्रतिरोध ना हो, यानी मतलब कोई रुकावट ना हो, तो उस वस्तु का हर स्थिति में, हर पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का योग जो होगा वो हमेशा स्थिर होगा। यानी जितना अमाउंट में यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का बराबर होगा, यहाँ पर भी सब जगह बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि जितना अमाउंट में डिक्रीज करेगा उतना अमाउंट में इंक्रीज करेगा, तो दोनों का योग क्या होगा, स्थिर रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कह सकते हैं स्थिर होगा। समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 236 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान से आप लोग थोड़ा इसको समझना, इसमें कॉन्सेप्ट भी है और कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर जानना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा कम ही जाता है, जो पूछे गए एक ही प्रश्न है जो ऐसा पूछा गया है, और यह जबरदस्त धांसू प्रश्न है। देखिए, 2 मीटर की लंबाई एक समान चेन है, एक चेन है 2 मीटर की लंबाई, टेबल पर ऐसी रखी गई है कि जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है ना, टेबल पर जो रखी गई उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है, चेन के कुल द्रव्यमान 4 kg है, टेबल को पूरी चेन खींचने में कितना किया गया कार्य होगा, कितना कार्य होगा, जितना अमाउंट में कार्य करेगा वही ऊर्जा होगा, है ना, उतना ही अमाउंट में ऊर्जा कार्य करने की जरूरत पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, ये एक टेबल बना दिए, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक चेन को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन समझने लायक है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक चेन है। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना, ये लटका हुआ। अब जो चेन है, चेन की जो लंबाई है टोटल कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 200 मीटर, है ना, 200 मीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब कहा कि 60 सेंटीमीटर जो टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ, ये टेबल का कोना है और टेबल का नुकसा जो लटका हुआ है ये कितना है आपका 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। और टोटल चेन का लंबाई कितना है दोस्त? टोटल चेन का लंबाई है क्या? 200 मीटर। तो ये अगर 60 है तो यहाँ पर जो है ये 140 होगा, क्योंकि 140 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 200। तो यहाँ से जो लंबाई होगा यहाँ पर 140 होगा। और पूरे चेन का जो वेट है, पूरे चेन का जो वेट है, तो उस चेन का वेट जो है हमारा 4 kg है। कितना है? 4 kg। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमको इसका देखना होगा, कोई इस वस्तु का मास देखना। कोई वस्तु का अगर नीचे से आ रहा है तो उस वस्तु का हम लोग क्या देखते हैं? एम देखते हैं, फिर जी देखते हैं और एच देखते हैं, है ना। तो पहले तो हमको एम देखना होगा, तो यहाँ का कितना मास है, यहाँ से यहाँ तक कितना मास हमको पहले पता करना होगा। पूरा तो हमको पता है कि द्रव्यमान जो है 4 kg का, तो 60 सेंटीमीटर का कितना होगा? तो उसको हम लोग अगर करें कि 200 सेंटीमीटर बराबर कितना है आपका? 4 kg। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 60 सेंटीमीटर का निकाले तो हम लोग को पता चल जाएगा क्या? 60 सेंटीमीटर का मास कितना है। ठीक है, तो देखो यहां से करो 0 0 कैंसिल, यहाँ 2 दूना 4, ये 2 2 कम 2 यानी 10 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 2 में काटो, 2 5 10, तो आपके पास जो बचा 6/5 आपका केजी मास हो गया। तो यहाँ से यहाँ का मास जो द्रव्यमान हुआ m बराबर 6/5 kg। ठीक है, और वस्तु यहाँ से हाइट पे है, यहाँ से हाइट है, जमीन से हाइट यहाँ तक है ना, यहाँ तक हाइट है। तो यहाँ का जो h होगा, यहाँ का जो h होगा यानी जो लेंथ होगा वही उसका h कहलाएगा, है ना। जो लेंथ होगा चेन का वही लेंथ करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जब लटका हुआ चेन रहेगा ना तो यहाँ पर इसका मिडिल से काम करेगा। किस से? मिडिल पे काम करेगा, यहाँ नीचे भी नहीं काम करेगा, नी ऊपर भी नहीं, यानी मिडिल से काम करेगा, यानी मिडिल पर कार्य करेगा। तो इसका जो लंबाई होगा वो आपका जो लंबाई होगा यानी एच जो होगा 60 नहीं होगा, इसका मिडिल मतलब इसको 2 से भाग कर दीजिए तो आपको 30 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 30 सेंटीमीटर में। तो कहा कि कितना एनर्जी इसमें कितना किया गया कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करेगा उतना ही एनर्जी होना चाहिए। तो जितना अमाउंट पे एनर्जी होगा उतना ही कार्य करेगा। तो देखो कार्य करने का क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर में हो तो कार्य बराबर होता है हमारा mgh। ठीक है, mgh। तो देखो इस वस्तु का हमें पता चल गया, यहाँ का मास कितना है? 6/5, और इसका जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मान लो, जी का वैल्यू 10 मान लो, और h का जो वैल्यू है ये 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, हाइट हमेशा h जो होता है वो ये स्टैंडर्ड जो है मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से आपको डिवाइड करना होगा। अब इसको काटो, वही आपका आंसर आएगा। देखो 1 0 1 0 है ना, कट गया। ठीक है, और 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, अब देखो 3 6 18, 18 डिवाइडेड 5, 18 डिवाइडेड 5 जूल। इसको करो 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो हमारा बचा जो 3, तो दशमलव दिए तो 30 हो गया, 5 6 30 यानी 3.6 जूल कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा? 3.6 जूल कार्य करेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 237। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता क्या? स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। मैंने आपको क्या बताया, फोटो भी दिखाया। कोई वस्तु अगर उसके आकृति या स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसके कारण ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो होता है स्थितिज। तो ये रबड़ बैंड को खींचा गया है तो इसका आकृति में परिवर्तित हुआ, तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा? आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238। देश के कोनों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। देश के कोनों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, एक द्रव, ठोस, प्लाज्मा और गैस। और दोस्तों ये जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ का जो हम लोग 4 अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ को कौन कौन अवस्था में पाया जाता है? एक तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। ठीक है, दूसरा जो है उसको लिक्विड अवस्था यानी इसको क्या कहते हैं? द्रव। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और तीसरा जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, क्या? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और चौथा अवस्था जो होता है पदार्थ का वो होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। तो कहा कि इसमें गतिज ऊर्जा ठीक है किसमें ज्यादा होगा? उसके कणों में। देखिए कोई भी पदार्थ जो बना हुआ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है,
तो ठोस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। चलिए मैंने एक आयरन का एग्जांपल लिया है ना, आयरन का टुकड़ा, तो आयरन का टुकड़ा भी छोटे छोटे कणों से बना होगा, छोटे छोटे कणों से बना होगा, छोटे छोटे कणों से बना होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ है यानी कोई भी ऐसा मैटर है जो हमेशा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। और ये जो ठोस जो होता है, ठोस पदार्थ जो होता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका एक गुण है दोस्तों कि इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत सामने सामने होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत सामने सामने होते हैं। और ये द्रव होता है इसके कंपेरिजन में, ठोस के कंपेरिजन में थोड़ा सा दूर दूर होता है, थोड़ा सा दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं। ये ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये पदार्थ में हम लोग आगे जाके और पढ़ेंगे। और गैस में इससे और ज्यादा दूर में होता है, इसमें जो पार्टिकल होता है थोड़ा सा और दूर में होता है, ठीक है, और दूर में होता है कंपेरिजन टू द्रव। और जो प्लाज्मा होता है इसमें और दूर दूर में होता है, प्लाज्मा जो होता है और दूर दूर में होता है। ये आपका गुण हुआ है पदार्थ का, ये जो अवस्था है ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। और दोस्तों इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका, इस कोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमेशा ये वाइब्रेट करते रहता है, हमेशा ये वाइब्रेट करते रहता है, यानी जो पदार्थ के कोण होते हैं वो हमेशा एक इधर उधर आपको भागते रहता है। तो इस कण में क्या होगा, वेलोसिटी आएगा ऑब्वियसली, और वेलोसिटी जब आएगा इस वस्तु में जब वेलोसिटी आएगा तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में आता है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस कण में क्या होगा, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। और इसके बीच में देखिए इसका वेलोसिटी उससे कम होगा क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा जगह है, और इसका वेलोसिटी और थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका वेलोसिटी और ज्यादा होगा। तो देखिए जिसका ज्यादा जितना वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है दोस्तों 1/2 mv², यानी वेलोसिटी जिसका है ज्यादा उसी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो प्लाज्मा के जो कण होते हैं इसके वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसके वेलोसिटी ज्यादा होता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239, ठीक है। डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें होगा सबसे ज्यादा प्लाज्मा में होगा, उसके बाद उससे कम किस में होगा, आपका गैस में, उससे कम होगा द्रव में, उससे कम होगा ठोस में। तो कहा कि अधिकतम किस में होगी, है ना, अधिकतम किस में होगी, इसमें से देखो द्रव और ठोस में कहा है, द्रव में, ठोसों में, गैसों में, सबसे ज्यादा गैसों में होगा। इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गैसों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 240। एक घर में एक माह में 900 मल्टीप्लाइड 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई है। इस इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता जुलता और ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ, एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा दिया हुआ, यानी एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। कितना एनर्जी दिया हुआ, खपत होता है 900 × 10⁶ जूल, ठीक है। अब कहा कि इकाई में आपको यह ऊर्जा कितना होगा, ठीक है। आप लोग पावर में पढ़े होंगे, पावर उससे पहले मैं बताया भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं पावर आपको जाकर देख लीजिए। इकाई में कह रहा, तो एक इकाई जो होता है, एक इकाई बराबर हमारा जो होता है वो होता है हमारा 3 × 10⁶ जूल के बराबर, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। एक यूनिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होगा। तो कहा कि एक घर में क्या हो रहा, 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा खपत होता है, तो आपको यूनिट में व्यक्त करना है। तो एक माह में इतना हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इकाई में ज्ञात करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो 900 मल्टीप्लाइड 10⁶ जूल डिवाइडेड आपका क्या होगा, देखिए 3.6 × 10⁶ जूल। जूल जूल कैंसिल हो गया, 10⁶ 10⁶ कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें क्या करना होगा, 900 डिवाइडेड, इसको दशमलव को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाए, हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर में लग जाएगा, बचेगा 36। 9 4 क्या होगा, 36, ठीक है। अब देखो 4 में काटो, 4 25 से 100 और एक जीरो लगाइए 250, यानी आपको 200 होगा। कितना यूनिट होगा, 200 यूनिट होगा, ठीक है।
200 यूनिट की खर्चा होगा। जो हम लोग घरों में जो बात करते हैं, जैसे हमारा बोलते हैं ना कि हमारा 5 यूनिट चढ़ा, 6 यूनिट चढ़ा, यही होता है। 1 यूनिट बराबर कितना, यानी आपका इतना जब जूल आपका एनर्जी जब खपत होता है आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस के द्वारा, तब हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट आपका उठा है घर का बिजली। समझ गए होंगे। तो कहा कि घर में कितना हुआ, इतना यूनिट आपका, इतना ऊर्जा खत्म हो, तो कितना यूनिट के बराबर होगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, इसलिए डिवाइड कर दिए तो हमको पता चल गया 250 यूनिट। कितना, 250 यूनिट। इसीलिए क्वेश्चन डी इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे न्यूमेरिकल आपको छोटा छोटा पूछेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने जाना कि एक यूनिट बराबर, अगर आप नहीं जानते तो फिर इसको नहीं कर सकते थे, तो ये आपको हमेशा जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, ऐसा एग्जांपल से मैंने आपको दिखाया फोटो की सहायता से कि जब संपीड़ित यानी जब उसको दबाया गया, स्प्रिंग को दबाया गया और छोड़ा जाता है, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। जब ये छोड़ देंगे तो मैंने बताया ना गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग को हम लोग कहते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं हम लोग ये यांत्रिक ऊर्जा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और देखो पवन ऊर्जा, तो पवन जब क्या होता है गति में आता है, तो पवन ऊर्जा जितना होगा उस हवा के गति पे डिपेंड करेगा। तो पवन ऊर्जा होगा 1/2 mv² बराबर। तो ये भी एक ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा पर आधारित है। पवन में गति आने के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं हम लोग पवन ऊर्जा। और देखिए प्रतिस्थता स्थितिज ऊर्जा, यानी कब किसी वस्तु का अगर हम लोग खींच लेते हैं, जैसे स्प्रिंग को खींच लिए, जिसके कारण उस वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा, वो ऊर्जा हम लोग कहते हैं प्रतिस्थती स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 242। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो पहले आप लोग जान लो कि इसका स्थितिज ऊर्जा में, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है हमारा, स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। ठीक है। किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा में तब वृद्धि होगा जब उसका ऊंचाई बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था पहले प्रश्न में, जब भी कोई वस्तु जितना ऊपर उठेगा उतना ही एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगा, डिपेंड करता है उसका हाइट पर, है ना। तो और यहाँ पर हाइट गया तो उसका इंक्रीज करेगा, तो क्या पर डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई पर। तो कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में उसकी किस पर डिपेंड करता है, उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी पड़ेगा वेग पर, है ना। विस्थापन से कोई रिलेटेड नहीं है और दूरी से कोई रिलेटेड नहीं है इस प्रश्न से, दूर दूर तक। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 243। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। अब बताइए, अभी वही प्रश्न किया था 242 में, एक ही प्रश्न को इधर उधर घुमा घुमा के इधर से घुमाएगा। देखिए निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। कोई वस्तु ऊंचाई जैसे ऊपर उठाएंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज। जैसे इंक्रीज करेंगे तो और इंक्रीज करेगा, जैसे और पोटेंशियल हाइट इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तो इजीली आप किसी भी प्रश्न को आसानी से देखते देखते आपको माइंड में आ जाएगा, हाँ ये पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 244। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लाने वाली ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का डायरेक्ट डेफिनेशन से याद दिया है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। देखिए यहाँ स्थितिक ऊर्जा, यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस को घुमाया बेवकूफ बनाने के लिए आपको, तो इसका कोई मतलब नहीं है। गुप्त ऊर्जा, ठीक है, गुप्त ऊर्जा कोई होता है, जैसे गुप्त उष्मा होता है तो गुप्त उष्मा में ऊर्जा होता है। जैसे हम लोगों ने बोलते हैं कि भाप में जो होता है सबसे ज्यादा गुप्त उष्मा होता है, तो उसमें गुप्त ऊर्जा होता है। क्या होता है, गुप्त ऊर्जा होता है ना। ये गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा कब होता है, जब किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है। बट इससे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। फोटो में आपको दिखा के बताया कि कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उस चुपचाप
धीरे से खड़ा हुआ है, यानी वहां पर अवस्थित है जल, ठीक है, तो हम लोग का होगा स्थितिज ऊर्जा। समझ गए होंगे? तो ये प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 246। एक गतिशील वस्तु का अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा, कोई वस्तु अगर गतिशील में है तो उसमें कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247। एक कार उच्च गति से चल रही है, किस उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? अगर कोई कार है वो बहुत स्पीड से चल रही है, इसमें वेलोसिटी भी है, इसमें मास भी है, तो किस ऊर्जा से? 1/2 mv² से, यानी इतना ऊर्जा। और ये ऊर्जा कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 248। निम्नलिखित में से कौन सी सदैव ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ठीक है, देखिए कोई वस्तु जब नीचे से ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव एनर्जी होता है। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे जाता है ना, ऊपर से नीचे जाता है, तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है पॉजिटिव होता है। तो स्थितिज ऊर्जा दोनों ही हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और गतिज ऊर्जा, कोई वस्तु गति में होने के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, यानी वेलोसिटी कभी क्या होता है, डिक्रीज नहीं करता, यानी नेगेटिव में नहीं होता है। और अगर नेगेटिव में हो भी जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 1/2 mv² होता है ना, तो v² करेंगे तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा। और ऐसा होता ही नहीं है, तो हमेशा कौन सा एनर्जी, दो ही प्रकार की एनर्जी, एक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा? हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 249। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा, मैंने आपको बताया कि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। ठीक है, ये जूल। और इसको व्यावसायिक जो होता है यूनिट, यानी व्यावसायिक यूनिट यानी कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो हमारा होता है किलो जूल। किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा, यानी जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। और यही तो यूनिट हम लोग करते हैं। अगर घर में जो हमारा यूज करते हैं तो कॉमर्शियल है ना, तो ये व्यावसायिक यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं 1 किलोवाट घंटा। क्या 1 किलोवाट घंटा? और एक ही किलोवाट घंटा को ही हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। तो कहीं आपको देखने को मिलेगा 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, और 1 यूनिट बराबर का वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं किलोवाट घंटा इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फॉर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 250। 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? ठीक है, अब देखो दोनों ही वस्तु, एक जो होता है आपका लोहे की गेंद है जिसकी क्या है 8 kg, आयरन जो है इसका जो वजन है मतलब वेट है यानी मास है, द्रव्यमान है, वो 8 kg का है। ठीक है, और एक 3 kg भार वाला एल्यूमिनियम है। जो एल्यूमिनियम है इसका जो मास है इसका कितना है 3 kg है। ठीक है, ये 3 kg है, और दोनों ही कहां पर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। ठीक है, यहां से मान लीजिए गिराई जाती है, ये एल्यूमिनियम का, ये आयरन का है। ठीक है, और ये हमारा एल्यूमिनियम का, ये 3 kg का है और ये 8 kg का होगा। ठीक है, और दोनों ही 20 मीटर की ऊपर से, दोनों ही 20 मीटर, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर से गिराए जा रही। तो इसका हाइट कितना दिया हुआ, ये 20 मीटर। तो यहाँ पर जो आयरन बॉल का होगा, आयरन गेंद का, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी इधर लिख रहा हूं मैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, और m का वैल्यू 8 और g का वैल्यू 10 और g का वैल्यू 10। ठीक है, और h का वैल्यू 20। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 दूना 16 यानी 1600 यहाँ पर हमारा क्या होगा, 8 दूना 16 20, यानी इतना जूल एनर्जी आपका होगा किसमें, आयरन पे 20 मीटर हाइट पे। अगर यहीं पे अगर बात करें एल्यूमिनियम का, इसका एनर्जी कितना होगा, तो हमारा mgh निकाल लेंगे। तो m का वैल्यू यहाँ पे 3 और g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू तो 20 दिया हुआ। तो 3 दूना 6 और 6 20 यानी 600 जूल होगा। तो
तो देखिए इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, क्योंकि मास ज्यादा है लेकिन हाइट बराबर है। हाइट अगर अलग रहता तो हाइट जिसका ज्यादा होता है उसी का ज्यादा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पहला बात तो है कि गतिज ऊर्जा जो पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा दोनों में कभी नहीं होगा। अगर वस्तु यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, 10 मीटर पे आ गया, तब पर भी उसे घटेगा, घट जाएगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा समान नहीं होगी। तो कौन सी राशि समान होगी, ये तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, और कोई वस्तु का क्या होता है कि उसका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो देखो यह मास अलग अलग है और वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। जिसका वस्तु का ज्यादा मास होगा वो ज्यादा स्पीड से गिरेगा, उससे कम होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या होगा, एक बराबर कभी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो संवेग क्या होता है, संवेग बराबर हमारा जो होता है, संवेग बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। तो मास अलग अलग है, वेलोसिटी भी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली इसका संवेग भी बराबर नहीं होगा एक दोनों गेंदों का। तो कौन बराबर हो सकता, त्वरण बराबर होगा। क्या होगा, त्वरण बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। जब एक लंबी स्लिंग यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा बदल जाता है किसमें, गतिज ऊर्जा में। किसमें बदलेगा, गतिज ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है आपका, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलके यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। उष्मा ऊर्जा यानी कोई उसमें अगर उष्मा उत्पन्न होता है किसी वस्तु में तो उष्मा ऊर्जा, तो स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा तो कोई उष्मा निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो ये उष्मा ऊर्जा भी नहीं होगा। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, कोई दो वस्तुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ सिंपल सा क्या है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252। एक संपीड़ित स्प्रिंग यानी दबा हुआ स्प्रिंग, ठीक है, डैश ऊर्जा होती है, क्या ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है ना, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा कोई वस्तु में अगर गति है तब गतिज ऊर्जा होगा, और विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जो प्रोड्यूस्ड ऊर्जा होगा वो विद्युत ऊर्जा होगा। ठीक है, और ये रासायनिक ऊर्जा जब दो वस्तुओं के बीच अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलेगी वो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, किसके अनुरूप, गतिज ऊर्जा, ध्यान से सुनना, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है, किसके बोला, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा वृद्धि होगी, किसमें वृद्धि होगी, या तो इसमें द्रव्यमान में भी वृद्धि हो तो, लेकिन उस वस्तु में कह रहा है, कोई वस्तु तो उस वस्तु का तो एक लिमिट वैल्यू होगा ना, मास एक लिमिट है ना, फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन उसका वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है ना, यानी उसका क्या कर सकते हैं हम, वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पर दो चीजों पर है, एक तो द्रव्यमान है ना, एक तो द्रव्यमान, दूसरा क्या चीज है उसका हमारा गति, क्या चीज है, गति। तो देखो ये गति में हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित होने के कारण उसका गतिज ऊर्जा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो गति, तो ऑप्शन 253 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहां गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ इधर, हाँ 254। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², यानी दो चीजों पर आपका निर्भर करता है, एक तो वस्तु की द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान पर, ठीक है, दूसरा क्या चीज है, उसका वेग पर यानी उसका गति पर, उसका कितना गति है यानी वेलोसिटी है। देखो ऑप्शन है वजन और इसके स्थान, ये तो नहीं होगा, द्रव्यमान और इसके स्थान नहीं होगा, द्रव्यमान और त्वरण ये भी नहीं होगा, द्रव्यमान और वेग, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है ना, कौन सी है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी है आपका, कौन सा ऊर्जा, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। देखो, एक पटाखों को विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का झूलना हो जाए, क्यों अब बता रहा हूं, देखो
एक पेंडुलम कैसा होता है, एक पेंडुलम यहाँ पर टांगा हुआ सोचिए, है ना, ये सस्पेंडेड है, और एक बॉब द्वारा रहता है, एक बॉब रहता है, ठीक है। जब यहाँ सीधा होगा, ठीक है, ये बॉब है, तो क्या करिए, झूलता है, जब ये ऊपर उठेगा यहां तक जाएगा, फिर क्या होगा, ये वस्तु यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। जब जैसे इस स्थिति में आएगा, जमीन पर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, जमीन पर स्थिति में आएगा, तो यहाँ पर होगा काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पर हाइट पे जाएगा, जमीन से ऊपर हाइट में, और यहाँ पर भी हाइट में, तो यहाँ पर भी ये जो वस्तु होगा यानी बॉब का होगा, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है ये पेंडुलम में। तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और देखो ये जो बाकी आपका उदाहरण है वो सब बेकार का। एक पटाखा को फोड़ोगे तो क्या होगा, एक साउंड उत्पन्न होगा, तो साउंड एनर्जी। एक टॉर्च को ऑन करोगे, है ना, तो वहां पर क्या, विद्युत ऊर्जा। एक टॉर्च को ऑफ करोगे तो वहां पर विद्युत ऊर्जा खत्म